हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। और एक बार जो है हम फिर से जो है जुड़ चुके हैं अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जा रही प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के माध्यम से। और इस सीरीज में हम आपको इस बार आईएएस और पीसीएस के आगामी जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है अध्ययन करा रहे हैं। और इस अध्ययन में आपको एक बेहतरीन जो चीज़ नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि यहाँ पर हम आपको डिजिटल फॉर्म में जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो सारा का सारा कंटेंट जो है आपको इस बुक में जो है मिलने वाला है। एक तो अरिहंत पब्लिकेशन की ये रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की जो बुक है इसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसका आपको प्रिंटेड फॉर्म जो है मार्केट से जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो आप किसी भी नज़दीक जो बुक सेलर है उनसे जो है इसका प्रिंटेड वर्जन जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा तो आज की जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये वाली बुक जो है आपको परचेज कर लेनी है अगर आपको पहली बार में ही करना है प्रीलिम्स को पॉसिबल। तो आज ही अपना साथी बनाएं अरिहंत पब्लिकेशन की इस रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम वहां पर चलते हैं जहां पर हमने जो है आप लोगों को लास्ट जो है क्विट मैंने जो है किया था, तो वहीं चलेंगे। तो हम लोग थे अ, आपके फंडामेंटल राइट्स पर। और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो है ठीक आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है अध्ययन करेंगे। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्टिकल 23 और 24 जो है देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए जय हिंद। जय हिंद अभिक्षित। जय हिंद बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें कहा गया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब मानव का दुर्व्यापार का मतलब क्या हो गया? जैसे हम मार्केट में वस्तुओं की जो है खरीद फरोख्त देखते हैं, इसी प्रकार ह्यूमन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, उनके खरीदने और बेचने पर जो है रोक लगाता है ये आपका आर्टिकल 23। ठीक, यहाँ पर ये कहा भी गया है कि मानव दुर्व्यापार में जो है शामिल कौन कौन सी चीज हैं, तो पुरुष, महिला, बच्चों की जो है वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं व बच्चों के अनैतिक व्यवहार। ठीक, देवदासी। तो पहले क्या हुआ करता था, कुछ राजा महाराजा जो है ठीक अपनी दासियां बना करके रखते थे, उन्हें मार्केट से जो है खरीद करके जो है ला करके। ठीक, दास प्रथा, कुछ लोगों को जो है ठीक अपना मजदूर बना करके रखना, बंधुआ मजदूर। ठीक, तो इस प्रकार से माने उनको जो है खरीद करके ला करके अपने राज्य में रखना। और इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ठीक आपको ना दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा। मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना होगा। उस मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक एक दास था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और उसके द्वारा जिस वंश ने भारत में शासन किया उसे हम गुलाम वंश कहते हैं। ठीक, तो आपको वहां से भी जो है ये चीज जो है और बेहतर जो है समझ में आ सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24, जिसमें कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी क्षेत्र में काम करने पर जो है रोक लगाई गई है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ठीक, चाहे वो कोई ढाबा हो। ठीक, किसी भी सेक्टर में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर जो है रोक लगाता है ये आपका आर्टिकल 24। क्लियर? चलिए अब इस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आइएगा उनका थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बेगार को निषिद्ध करना मौलिक अधिकार की किस श्रेणी से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर मैं बात करना चाहूं तो ये जो है आपको आर्टिकल 23 में जो है देखने को मिलेगा। क्या? आर्टिकल 23 में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेगार को निषिद्ध करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है।
जैसा कि आपको बताया गया है, बेगार से अभिप्राय बिना वेतन के कार्य करने से है। इस उपबंध में इस प्रकार के किसी प्रयास को अपराध घोषित किया गया है जो विधि के अनुसार दंडनीय है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्दों में निम्न शामिल हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, पहला है बेगार अथवा बलात्श्रम, दूसरा है दास प्रथा, तीसरा है आपका मनुष्यों का वस्तुओं की भांति जो है क्रय विक्रय, नेक्स्ट है स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, और लास्ट है बधुआ मजदूरी आदि। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, जिसमें कहा गया है बच्चों के बलात्श्रम पर प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो है काम करने पर जो है रोक लगाई गई है। चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने, खानों और किसी अन्य परिसंकट में कार्यों में जो है नहीं लगाया जा सकता। तो यही बात कही गई है। वेरी गुड अभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जो है आप लोग अपना आंसर जो है मेंशन करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा जो है, ठीक, आप सभी स्टूडेंट जो है आंसर मेंशन करते हैं। क्लियर? चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, या फिर युक्तियुक्त निषेध, या फिर नैतिक निषेध? और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ण निषेध, माने पूर्ण तरीके से जो है रोक लगाता है। ठीक है? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह निषेध मानव अधिकार संबंधी अवधारणाओं तथा संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार है। क्लियर? चलिएगा, तो किसी भी कंडीशन में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, चाहे वो सेक्टर कोई सा भी हो। ठीक, ICCPR के अनुसार द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक, तो आपको बताना है कि किस एज लिमिट, ठीक, या फिर किस आर्टिकल के तहत। तो देखिए, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल ही यहाँ पर पूछे गए, अदरवाइज एज की बात जो है इस क्वेश्चन में नहीं की गई। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, क्योंकि आर्टिकल 24 में ही, ठीक, बालकों के जो है काम करने पर जो है रोक लगाई गई, और वो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 24। क्लियर? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ICCPR की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार आर्टिकल 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध स्वीकृति करता है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के और स्त्रियों के। न तो जातिगत होगा, ना ही दलितों के लिए होगा। ठीक, जनजातियों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है, वो क्या है, बच्चों के लिए है, स्त्रियों के लिए है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा बच्चों एवं स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान करना। अनुच्छेद 23 के अनुसार भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार स्त्रियों व बच्चों से बलात्श्रम को निषेध ठहराया गया है तथा इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। समाज के हाशिए के लिए नहीं, बल्कि इन अनुच्छेदों में वर्णित अधिकार सभी के लिए समान है, इक्वल है। क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है, ठीक, भारत के संविधान के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किए तो हमें ये सभी बातें जो है वहां पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है टाइम टाइम पर जो है कई डिसीजन दे करके जो है ये बताया है कि भैया ये जो है एक बच्चों से जो है काम कराना जो है एक अपराध है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। तो प्रश्नानुसार उपरोक्त सभी विकल्पों का जो है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के उपयोग को निषेध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में उपबंध किया गया है। यह उपबंध भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के जोखिम पूर्ण बाल श्रम पर जो है निषेध किया था, अर्थात रोक लगाई गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल 24। अब तक तो ये आपको याद भी हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 24 में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह किसी अन्य परिसंकट में परिस्थिति में नियोजित नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के जो है आरक्षण की प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 368 की अगर हम बात करें तो ये संसद की संविधान का संशोधन करने की जो है शक्ति एवं प्रक्रिया से जो है संबंधित है। क्लियर? चलिएगा अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है फंडामेंटल राइट्स पर, और नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 25 जो कहता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब हर धर्म का व्यक्ति भारत के अंदर अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक, उसका आचरण कर सकता है, ठीक। अब आचरण और प्रचार का माध्यम जो है कोई भी हो सकता है, तो उसे ये राइट जो है वो दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स जो है सभी इंडियंस के लिए हैं, इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है विदेशियों के लिए भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आपको जो धर्म से रिलेटेड कार्य देखने को मिलते हैं उन कार्यों को हमें करने का जो है राइट दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27, जिसमें कहा गया किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। तो आप जब भी किसी मंदिर में या फिर मस्जिद में या फिर चर्च में या फिर गुरुद्वारे में जाते हैं और आप वहां पर 100-50 रुपए जो है दान पेटी में डाल करके आते हैं, और इस दान पेटी में धीरे धीरे करके ऐसे कई लोग जो है दान करते हैं, तो जब वो दान पेटी से पैसा निकाल करके मंदिर के या फिर मस्जिद के या फिर चर्च के ट्रस्टियों के पास वो पैसा जाता है, तो उस पैसे पर उनको सरकार को जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो टैक्स फ्री जो है पैसा होता है, ठीक। जिसे वो किसमें यूज करते हैं? अभिवृद्धि, ठीक। किसकी अभिवृद्धि? तो भैया अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए। क्लियर? तो हो सकता है वो अपने धर्म के लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल दें, ठीक। ये बात अलग है कि वो जो है सार्वजनिक रूप से जो है उसकी सुविधा जो है सभी को दे दें। क्लियर? इसके अलावा अपने धर्म की संस्कृति एवं शिक्षा को बच्चों को देने के लिए स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है उस पैसे पर जो है टैक्स नहीं लिया जाता। इवन और भी मंदिर बना सकते हैं, ठीक। तो वो ट्रस्ट जो है और मंदिरों का भी जो है निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28, जिसमें कहा गया है राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है, ठीक, आपके धर्म से रिलेटेड क्या यहां पर क्या कहा गया है? राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे उनमें जो है धर्म से रिलेटेड जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक।
बाकी का आप जो है अपने धर्म के लिए जो है अलग से एक स्कूल जो है बना सकते हैं, वहां पर आप जो है अपने धर्म से रिलेटेड जो है शिक्षा दे सकते हैं, अपनी संस्कृति से संबंधित जो है शिक्षा दे सकते हैं, मगर आप राजकीय शिक्षण संस्थान जो कि गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उनमें नहीं दे सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि वो किसी विशेष धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देगा। तो उसके द्वारा जो कॉलेज जो स्कूल स्थापित किए जाते हैं, तो वहां पर भी जो है धर्म से रिलेटेड जो है आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी, एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिएगा, आइएगा अब इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है किससे है? तो भैया यहाँ पर कहा गया समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो देखिए भाई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से तो नहीं है, ठीक, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तो आपको जो है बाद में देखने को मिलेगा। ठीक, अभी आपने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। समानता की बात करें तो समानता जो है आपको आर्टिकल जो है 14 से लेकर के जो है 18 तक में देखने को मिलेगी। संपत्ति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था, और आर्टिकल जो है आपका 19 के फर्स्ट के एफ में हुआ करता था। इन दोनों आर्टिकलों को जो है समाप्त कर दिया गया, और इन्हें समाप्त करने के लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन जो है किया गया, और ये संविधान संशोधन जो है 1978 में जो है किया गया। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे संविधान के भाग जो है ठीक 12 में जो है अनुच्छेद 300 का जोड़ करके जो है रख दिया गया। वहीं हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करें तो ये आपको जो है आर्टिकल जो है 29 और 30 में जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्या? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। क्लियर? और यहां पर जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में जो है बात कही गई है। क्लियर? चलिएगा, आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समानता का जो है अधिकार प्राप्त है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करता है? कहने का मतलब हिंदू धर्म में जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है। और यहां पर आपको जो है कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बौद्ध, जैन, सिख। तो आपको बता दूं कि बौद्ध, जैन, सिख इन तीनों को जो है हिंदू शब्द में जो है शामिल किया जाता है, मगर पारसी धर्म को जो है शामिल नहीं किया जाता, जो कि पारसी धर्म को मानते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसी धर्म मानने वाले को जो है सम्मिलित करता है। अनुच्छेद 25 के सेकंड के बी के अनुसार सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के स्पष्टीकरण में हिंदुओं के प्रति निर्देश अर्थ सिख, जैन को जो है निर्देशित है। क्लियर? जितेंद्र रावत जी, वेरी गुड। चलिएगा, आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने का जो है स्वतंत्रता का अंग जो है माना जाता है? कहने का मतलब हम सिख धर्म के लोगों के साथ एक तलवार देखते हैं, अब उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, ठीक, ये उनका जो है एक कह सकते हो कि धार्मिक जो है सिंबल है, ठीक, जो कि उनके गुरुओं ने जो है उन्हें धारण करने के लिए कहा गया है। मगर इस चीज का अधिकार संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है उन्हें देता है? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। कृपाण धारण करना, उसे लेकर चलना सिख धर्म में जो है अंतर्निहित है, जिस कारण इन्हें अंतःकरण की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 25 के सेकंड के बी में इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है। क्लियर? चलिएगा,
आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने डियर स्टूडेंट, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या फिर मानववाद? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानववाद। क्या हो जाएगा? मानववाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा इसे जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 25 फर्स्ट में लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान वर्णित है तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार जो है प्रदान करता है। क्लियर? चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन कौन सी चीजें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आपको सम्मिलित जो है वो देखने को मिलती हैं? आइएगा, तो यहां पर कह रहा है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही कह रहा है। सिखों को कृपाण धारण करने का अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हम किसी का भी जबरदस्ती। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो उसके लिए रोक नहीं है, मगर जबरदस्ती आप किसी की कनपटी पर रिवॉल्वर रख करके कहो कि भैया आप जो है एक हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लो, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है 4 ठीक नहीं है, बाकी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है एकदम सही आंसर है। क्लियर? चलिएगा आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत लोगों को धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार तथा साथ साथ जो है राज्यों का समाज सुधार विधियों के निर्माण का भी अधिकार प्रदान किया गया है। कथन 4 जो है सही नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित संबंधित प्रावधान को जो है अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा फर्स्ट कह रहा है लोक व्यवस्था, सेकंड कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड कह रहा है शिक्षा, चौथा कह रहा है सदाचार, पांचवा कह रहा है स्वास्थ्य और छठवां कह रहा है धर्मनिरपेक्ष। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 4 और आपका 5। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। क्लियर? तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो इसमें तो फर्स्ट है, सेकंड भी है, ठीक, सेकंड है, ठीक, तो सेकंड जो है गलत हो जाएगा। यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है। ऑप्शन डी में जो है आपको सेकंड नजर नहीं आ रहा होगा, केवल फर्स्ट, 4, 5 जो है देखने को मिल रहा है। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। संविधान के 26वें अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार और जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार जो है ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होंगे। क्लियर? चलिएगा दीप सिंह जी, जितेंद्र रावत जी और एक और स्टूडेंट थे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, आप लोग इसी प्रकार जो है आंसर करते रहिएगा। और आप सभी को बता दूं कल से आपकी क्लास जो है वो 2 बजे जो है चला करेगी। क्या? 2 बजे जो है आपकी क्लास जो है प्रारंभ होगी कल से। तो कल से जो है हम इस क्लास को जो है 2 बजे दिन में जो है किया करेंगे। क्या? दिन में जो है 2 बजे हम जो है इस क्लास को लिया करेंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे जो है दीप सिंह जी भाई खाना बनाते हैं। ठीक, तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि सर जो है इस टाइम पर जो है मैं खाना बनाता हूँ अपने रूम में, तो ये क्लास अगर और किसी टाइम पर हो सकती है। ऐसे कई बच्चों की जो है रिक्वायरमेंट थी। दीप सिंह जी का तो नाम इसलिए याद है क्योंकि ये रेगुलर जो है स्टूडेंट हैं, डेली आते हैं, पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट्स है, और ये आपका जो है 5वां जो है फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आपको आर्टिकल 29 और 30 में जो है आपको देखने को मिलेगा।
आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब ये अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहते हैं? तो अल्पसंख्यक वर्ग उन्हें कहते हैं जिनकी संख्या कम हो, ठीक, जैसे कि सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ठीक, तो ये क्या है? तो ये अल्पसंख्यक हैं, ठीक, तो उनके हितों का संरक्षण। तो ऐसा ना हो कि हिंदू बहुल संख्या वाले देश में जो है सिखों को जो है ऐसा लगे कि भैया ये तो हमारे धर्म को कुचल देंगे, हमारा धर्मांतरण करवा देंगे, ठीक, हमारे जो है धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारा इस संविधान जो है इन अल्पसंख्यकों को जो है क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, इंक्लूडेड मुस्लिम भी। क्लियर? तो कोई ये मत सोचिएगा कि भैया सर ने जो है केवल सिखों के बारे में बात की है, जैनियों के बारे में बात की है, बौद्धों, इसमें जो है मुस्लिम समुदाय भी जो है शामिल है, ये ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक वर्ग में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो है अल्पसंख्यक वर्गों को। कहने का मतलब अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए कोई स्कूल डालना चाहता है तो वो स्कूल डाल सकता है, कोई कॉलेज डालना चाहता है तो डाल सकता है, माने स्थापित करना चाहे तो कर सकता है, और उसका मैनेजमेंट भी वही लोग करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जो है उनको ये राइट देता है। चलिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में, आइएगा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? ठीक, यहां पर आपको कुछ आर्टिकल ब्रैकेट में दिए गए हैं और उन आर्टिकलों का जो है एक्सप्लेनेशन जो है ठीक आगे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया केवल जो है भारतीयों को जो है कौन सा जो है आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए विधि के समझ आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, मगर इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समझ समता, विधि के समझ, विधि के समझ समता। इसका मतलब क्या हुआ? कानून की निगाह में ना अमीर है ना गरीब है, ठीक, क्लियर है, ना मुस्लिम है ना हिंदू है ना सिख है ना ईसाई है, वो सब इक्वल है। ठीक, और ये राइट भारतीयों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है। ठीक, अगर कोई भारतीय अपराध कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, और कोई विदेशी भारत में आने के बाद किसी की हत्या कर रहा है, तो दोनों के लिए जो है सजा एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय तो उसे सजा कम मिलेगी, वो विदेशी है इसलिए उसे सजा ज्यादा दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सजा भारतीय के लिए है वही विदेशी के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21 जो कि आपको जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है। और चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो चाहे वो कोई विदेशी व्यक्ति हो जो कि लीगल तरीके से वीजा पासपोर्ट के थ्रू जो है इंडिया में आया है, तो उसे भी जीने का अधिकार है और भारतीयों को भी जो है जीने का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति विदेशी ऐसा जो कि गलत तरीके से भारत में एंटर किया है और गलत इंटेंशन के साथ जो है भारत में एंटर किया है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है भैया ये आर्टिकल जो है इक्वलिटी की बात नहीं करता है। मगर हाँ, अगर कोई लीगल तरीके से वीजा पासपोर्ट पर इंडिया में आया है तो देन तब जो है ये काम हो सकता है कि हाँ ये आर्टिकल जो है भारतीय और विदेशियों को दोनों को जो है अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 जिसमें कहा गया है धर्म का जो है स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट आचरण और प्रचार करने का अधिकार। तो भैया कोई भी ईसाई धर्म का व्यक्ति जो कि ब्रिटेन से इंडिया में आया उसे भी प्रचार करने का अधिकार है, और अगर कोई हिंदू ठीक हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसे भी ये राइट है। तो ये भी जो है विदेशी और भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो या फिर आपको जो है लैग कर रही हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है आर्टिकल 29। क्या है आर्टिकल 29? इसमें क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा। ये ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल केवल जो है भारतीयों के लिए है, जो भारतीय अल्पसंख्यक है ना उनके लिए। ठीक, जो भारत की सीमा के अंदर भारत के नागरिक हैं ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए, विदेशियों के लिए जो है ये राइट नहीं है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर पूछा भी गया था कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, तो भारतीयों को केवल यही प्राप्त है, बाकी के ये तीन भारतीयों के साथ साथ जो है विदेशियों को भी जो है ये राइट जो है मिले हुए हैं। क्लियर? चलिएगा, तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29 मौलिक अधिकार केवल जो है भारत के नागरिकों को जो है प्राप्त हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 में
शामिल प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है। इन सभी के अतिरिक्त अन्य अनुच्छेदों में शामिल प्रावधान भारतीय तथा विदेशी दोनों को जो है प्राप्त है। क्लियर। अब आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें कई जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय को जो है क्या दिया गया, राइट दिया गया है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जिससे वो अपने जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। क्लियर। चलिएगा, लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार जो है संरक्षण करता है। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको जो है आर्टिकल 30 के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर। तो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आइएगा तो एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं एक बार। जितेंद्र रावत, वेरी गुड बेटे। दीप सिंह, वेरी गुड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर। चलेगा, अवकेशित, बहुत बढ़िया, अवकेशित, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए आइएगा। हाँ, अभी आपको एक जानकारी देनी है कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान की भी बुक जो है चाहे तो परचेज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ रियलिटी में जो है बुक में दम है, उसके कंटेंट में दम है। ठीक, और आपकी पहली बार में जो है प्रीलिम्स पार करने की जो इच्छा है उसमें आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल जो है साबित होगी। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है और आपको बताना है कि इन दोनों में से जो है कौन से सही है। अगर दोनों सही है तो क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, और व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो क्या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है। ठीक, आइए पढ़ लेते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द से परिभाषित नहीं करता है, तो बात तो सही है। क्लियर है, क्योंकि इसमें तो शिक्षण संस्थानों की बात कही गई है, ये बात अलग है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए कही गई है। ठीक, चलिए सेकंड है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता, बात तो सही है, मगर आर जो है ए का जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, माने व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए दोनों सही है मगर ठीक कारण जो है वो कथन का जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है परंतु आर ए का जो है सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर, चलिए आइएगा, तो वही चीज कही गई है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के फर्स्ट में कहा गया है कि धर्म या भाषा का आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के सेकंड के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 13 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत, दीपेश सिंह, आइएगा लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की ओर। और आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, ये फंडामेंटल राइट्स जो है हम कराएंगे आपको कल। कब कराएंगे, कल। और कल हमारी क्लास जो है कितने बजे होगी, 2 बजे।
तो डियर स्टूडेंट, हमारी इस क्लास से जुड़ने के लिए कल से जो है आप 2 बजे जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये क्लास, ठीक, आप कब, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक आपको जो है 2 बजे ये क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक जो है ये क्लास आपको जो है 2 बजे मिलेगी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में जो है सेट कर लीजिएगा। ठीक, बाकी का आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मगर जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता करके जाएंगे कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक परचेज नहीं की है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट जो है आपको इसमें दिया गया है। आई होप आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है साबित होगा। बाकी का मिलते हैं डियर स्टूडेंट आपसे हम कल दोपहर 2 बजे। और जाने से पहले ध्यान रखिएगा, अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।